हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिज़िक्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, 11th क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के बारे में, एंड फर्स्ट चैप्टर के बाद में हमने सेकंड चैप्टर मेज़रमेंट एंड यूनिट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जिनमें आपको मैंने 3 टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। इसका चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एरर्स इन मेज़रमेंट। सो व्हाट इज़ द एरर्स इन मेज़रमेंट, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और एरर्स इन मेज़रमेंट क्या है, अगर आपको कभी भी ये पढ़ने पर ये नहीं समझ में आए तो आज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एरर्स के बारे में जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और जनरली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो बच्चों देखते हैं एरर्स इन मेज़रमेंट इज़ व्हाट। सबसे पहली बात आती है एरर होता क्या है। तो आंसर है कि मेरे पास में एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और मेरे पास में उस फिज़िकल क्वांटिटी की अगर वैल्यू नोन है और अगर मैं मेज़र्ड करता हूँ, उसको कैलकुलेट करता हूँ और कैलकुलेट करने पर जो नोन वैल्यू है उस वैल्यू से जो हमारी मेज़र्ड वैल्यू है वो डिफरेंट आती है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो जाता है और इस डिफरेंस को ही हम एरर इन मेज़रमेंट कहते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये मार्कर है, सपोज़ दैट इसकी लेंथ जो है वो हाफ फिट है, एंड जब हमने इसको मेज़र किया तो इसकी लेंथ जो है सपोज़ दैट, जैसे सपोज़ एक क्वेश्चन ऐसे सपोज़ कर लेते हैं कि 12 इंच है और जब मैंने मेज़र किया किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो 11 पॉइंट कुछ इंच आ रही है। इसका मतलब है इसकी लेंथ में जो एक्चुअल वैल्यू है और जो कि मेज़र्ड वैल्यू है दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। या फिर मैंने आपको इसको मेज़र किया और मेज़र करने पर हमारे पास में लेंथ 12 पॉइंट कुछ आ रही है, इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो भी डिफरेंस आया। इसका मतलब है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो वैल्यू और मेज़र्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम एरर इन मेज़रमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं, अगर उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आती है तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसे ही हम एरर इन मेज़रमेंट कहते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखते हैं। एरर इन मेज़रमेंट इज़ व्हाट? The difference between true value and the measured value of physical quantity। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू हमें नोन है उसे हम ट्रू वैल्यू कहेंगे और जो हमने मेजर की है उसे मेजर्ड वैल्यू कहेंगे। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम एरर इन मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब क्वेश्चन आया कि अगर एरर को मुझे कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अगर वो जो डिफरेंस है वो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें एरर के बारे में पता चल जाएगा। तो व्हाट इज द एरर? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दे। मे भी पॉसिबल है, आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, और जब प्लस में आंसर आएगा तो उसे पॉजिटिव एरर और जब माइनस में आएगा तो उसे नेगेटिव एरर के नाम से जानेंगे बच्चों। ओके, अब बात आती है कि जो एरर होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं या उनके टाइप्स क्या होते हैं, एरर जनरेट होने के कॉज क्या होते हैं। तो जो वो कॉज थे उसी से बने टाइप, किस तरीके से एरर जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ एरर का पहला पॉइंट है वो है सिस्टमैटिक एरर। मतलब अगर हमारा सिस्टम जिससे हम मेजर्ड कर रहे हैं वो फॉल्टी है तो ऑब्वियसली हमारे पास में एरर जनरेट होगा। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो ना मिलकर हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड दी सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि ज़ीरोथ एरर। बच्चों 11th क्लास में आपको 2 प्रैक्टिकल होते हैं, एक बर्नियर कैलिपर्स और एक स्क्रू गेज का। किसी वायर का डायमीटर अगर हमें निकालना है तो स्क्रू गेज की हेल्प लेंगे, और अगर किसी भी हमें सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर निकालना है तो ऑब्वियसली हम बर्नियर कैलिपर्स की हेल्प लेंगे। दोनों में एक
स्केल होता है जिसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो मैच करना चाहिए। अगर ज़ीरोज़ आगे पीछे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली हम मानते हैं कि वहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है और उसी एरर को हम ज़ीरोथ एरर के नाम से जानते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा और मैं जब डिटेल में और पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा इसके बारे में। अब आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो फॉल्टी है, स्केल है वो प्रॉपर नहीं है, स्केल का कोई कॉर्नर टूटा हुआ है, या कोई हम वेट के लिए कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं वो भी फॉल्टी है, तो ऐसे फॉल्टी होने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्चुअल ना आकर उससे डिफरेंट आएगा, या तो ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा, और कम और ज़्यादा आने पर डिफरेंस जनरेट होगा। और डिफरेंस जब जनरेट होता है तो हम कहेंगे कि एरर जनरेट हुआ। तो ऐसे एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कह देते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी होने की वजह से जो एरर जनरेट हुआ उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर का मतलब है हमारे खुद कॉज की वजह से, जैसे कि हमें प्रॉपर या तो फार्मूले का नॉलेज नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चलाने का नॉलेज नहीं है, या हमारा खुद प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, हम प्रॉपर अवेयर नहीं है प्रैक्टिकल करते समय, तो ऑब्वियसली हम रीडिंग्स गलत लिख सकते हैं, रीडिंग गलत ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों से जो एरर जनरेट होता है उसे हम पर्सनल एरर की कैटेगरी में रखेंगे, जो हमारे पर्सनल कॉज से जनरेट हुआ। एक्सटर्नल एरर कैसा है? सपोज दैट कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा आया और टेम्परेचर जैसे ही आया तो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो जो हम मेज़र कर रहे थे वो एक्चुअल ना मेज़र होकर डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब है जितने भी एक्सटर्नल कॉजेज़ से एरर जनरेट होगा उसको हम एक्सटर्नल एरर कहेंगे। तो बच्चों आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये कॉजेज़ हैं एरर जनरेट होने के, और उसी से टाइप जनरेट हुआ सिस्टमेटिक एरर। इसका मतलब है अगर हमारा सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली हमें फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो मेजर्ड वैल्यू से या तो ज़्यादा या फिर कम मिलेगी, और जब ज़्यादा और कम मिलती हैं तो ऑब्वियसली एरर जनरेट होता है, और इस एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों ये सिस्टमेटिक एरर क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे टाइप के एरर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ही हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। तो ये है रैंडम एरर। What is the random error? And then last one is gross error। तो हम दो एरर में से सबसे इंपॉर्टेंट एरर ये पढ़ेंगे जिसका नाम है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है बच्चों, समझते हैं। मैंने एक बार, आपने प्रैक्टिकल किया होगा शायद 10th में 9th में प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई जाती है, उसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में आपने रेजिस्टेंस ऑफ वायर को कैलकुलेट किया, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में उसका रेजिस्टेंस आपको 5 ओम मिला। सेकंड ऑब्जर्वेशन जब आपने किया तो 5.2 मिला। थर्ड ऑब्जर्वेशन किया तो 5.4 मिला। फोर्थ ऑब्जर्वेशन किया तो आपको 5.3 मिला, या डिफरेंट मिला कोई भी। तो आपको 4 ऑब्जर्वेशन किए, लेकिन चारों ऑब्जर्वेशन में जो आंसर मिल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब चारों ऑब्जर्वेशन के आंसर डिफरेंट है, तो आप किसी भी आंसर को ट्रू आंसर नहीं बोल सकते, या ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। इसका मतलब है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, और अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है तो एरर है, लेकिन इस एरर को हम रैंडम एरर बोलते हैं। सो आंसर क्या हुआ कि व्हेन वी मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, when we measure the same physical quantity again and again, बार बार हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन in each observation we obtain the different values, और हर ऑब्जर्वेशन में मुझे अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एरर है, और इस एरर को हम रैंडम एरर की कैटेगरी में कहते हैं। तो रैंडम एरर की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? व्हेन वी मेजर्ड सेम फिजिकल क्वांटिटी अगेन एंड अगेन बट ऑब्टेन different value in each observation, such type of error is called random error। अब बच्चों ये रैंडम एरर तो आ गया, लेकिन क्या इस रैंडम एरर को हटाया जा सकता है? ऑब्वियसली हटाया जा सकता है। इसका मतलब है इसे मिनिमाइज किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। तो इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग द मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मेरे पास 4 वैल्यू आई हैं, तो आपको शायद बताया गया होगा कि जब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं तो उसके नीचे एक मीन वैल्यू निकालते हैं, तो आप सारों की वैल्यूओं को सम करेंगे और जितने नंबर ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको उसकी एक मीन वैल्यू आ जाएगी, और जब जो मीन वैल्यू आ जाती है उसे हम ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? ट्रू वैल्यू। तो जब भी रैंडम एरर जनरेट होता है तो हम उस रैंडम एरर को कैसे रिमूव करते हैं? तो आंसर है बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इफ अ क्वांटिटी मेजर्ड सेवरल टाइम्स एंड वी ऑब्टेन्ड वैल्यूज,
A1, A2, A3, A4 से लेकर AN। मान लो एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हमने कई बार मेज़र किया है और उससे हमें आंसर मिले A1, A2, A3 से लेकर AN। तो ऑब्वियसली ये जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो एरर जनरेट हुआ, इसे रिमूव करना है। तो हमने इसका क्या निकाला, मीन। और जब हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो मीन वैल्यू आती है वही हमारी ट्रू वैल्यू हो जाती है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको बताया कि एरर मेजरमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप से एरर जनरेट हो सकते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है रैंडम एरर। अब इस रैंडम एरर को समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे की बात को समझो। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एरर होते हैं उनका कॉज क्या होता है, कैसे वो जनरेट होते हैं, होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब लेकिन हमें ये पढ़ना है कि एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा एरर का। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला एरर जो होता है वो एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव और तीसरा होता है परसेंटेज। अगर मैं एरर को कोई एक फिक्स वैल्यू की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, अगर मैं कंपेयर करके लिख रहा हूँ तो वो रिलेटिव कहलाएगा, और अगर मैं उसी को परसेंटेज की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो उसे परसेंटेज एरर कहेंगे। तो बच्चों ये पेपर में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या है, अगर मैं कोई डिफरेंस लेता हूँ किस किस का, ट्रू वैल्यू का। अब क्वेश्चन इज राइट दैट ट्रू वैल्यू क्या है। तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया रैंडम एरर, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बार बार मेज़र करते हैं तो हर बार उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। अगर मैं उन सारी वैल्यूओं का मीन निकाल लूँ तो वही ट्रू वैल्यू बन जाती है। तो वो ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर जनरेट हो रहा है। तो पहले ऑब्जर्वेशन को लिया और पहले ऑब्जर्वेशन में हमने ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया तो पहले ऑब्जर्वेशन के एब्सोल्यूट एरर आया। इसको डेल्टा से जनरली डिनोट किया जाता है। और अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए कोई वैल्यू है, ए की वैल्यू को मेज़र किया गया है, तो डेल्टा ए बराबर ए मीन, इसका मतलब है ये ट्रू वैल्यू है माइनस ऑफ ए, और इसे हमेशा मॉड में लिखा जाता है बच्चों। मॉड में लिखने का मतलब है जब भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, अगर ये एक हमारे पास पहले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिली, ऐसे दूसरे की भी मिली, तीसरे की भी मिली, मतलब सबके हमें एब्सोल्यूट एरर्स मिले हर ऑब्जर्वेशन के, और उन सब ऑब्जर्वेशनों के एब्सोल्यूट एरर का अगर मैं मीन निकाल लेता हूं तो उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो ये पहले ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर, ये दूसरे का, और ये nth का है, डिवाइडेड बाई n कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं बात रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या होता है, अगर इस मीन एब्सोल्यूट एरर और इस मीन वैल्यू का, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशियो निकाला जाए, इसका मतलब है द रेशियो बिटवीन द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। बच्चों जैसे मैं ये समझाता जाता हूँ, आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट भी कर सकते हैं, तो नोट भी करते जाया करें। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन द मीन वैल्यू। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने ऐसे डिनोट किया, मीन वैल्यू को ऐसे डिनोट किया। कोई भी वैल्यू जब हम मेज़र करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, एक फॉर एग्जांपल फार्मूला है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। मुझे लगता है बच्चों ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं तीसरे टाइप के एरर पे, जिसका नाम परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर के मतलब क्या होता है, तो अगर मैं इसी रिलेटिव एरर को, इस रिलेटिव एरर को जो मेज़र किया है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो यही परसेंटेज एरर बन जाएगा। इसका मतलब है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इस वैल्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो है वो हमारे 3 टाइप से हम एरर को लिख सकते हैं। 3 टाइप के एरर हमने पहले पढ़े थे, ये लिखने का तरीका है। तो ये हमें बताया गया लिखने का तरीका कि हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हम इसके मेजर्ड या कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में है, इन एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इज 2.55, 2.51 मीटर, 2.49 मीटर, 2.56 मीटर, 2.48 मीटर एंड 2.58 मीटर, देन कैलकुलेट दिस वैल्यूज़।
तो सबसे पहले बच्चों हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ दी गई है और उस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहा गया है मीन वैल्यू को निकालना, एब्सोल्यूट एरर को निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर को, रिलेटिव एरर को और परसेंटेज एरर को निकालने को कहा गया है। ये वैल्यू जो मेज़र हुई है उनका नाम है रैंडम एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आई है। अब इनसे हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं L1, L2, L3, L4, L5, L6 में 6 वैल्यूज़ हैं। मीन लेंथ निकालने के लिए डेल्टा एल करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास में ये वैल्यू मिलेगी। दिस इज़ व्हाट 15.17 डिवाइडेड बाई 6 से इसको कैंसिल करेंगे। 6 2 जा जो होता है वो 13 से 6 12 होता है। यहाँ से 3 बचा, दिस इज 6 5 जा 30 एंड फिर 6 2 जा ले लेंगे तो 6 2 जा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12। 12 के बाद में हमारे पास 5 बचेगा। 6 7 जा के करीब आ गया। ये अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन हम इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे। राउंडिंग ऑफ करने का मतलब है जितने डेसिमल प्लेस पर ये वैल्यूज़ हैं उतने डेसिमल प्लेस पर इसको लाएंगे। दिस इज़ रिटन एज 2.53। सो दिस इज़ व्हाट 2.53 मीटर एंड दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा एल। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ और वो प्रोसीजर है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ कहती है कि अगर मुझे इसे 2 डेसिमल प्लेस पे कन्वर्ट करना है तो मैं ये वाले नंबर को देखूंगा और ये वाले नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर दूंगा, और अगर ये वाला नंबर 5 से कम है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो ये नंबर 5 से ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। तो आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। ओके, अब देखिए दूसरी चीज़, दूसरा निकालना है हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने निकाला क्या, डेल्टा एल 1 मॉड में निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एल मीन दिस इज एल मीन और यहाँ पर आएगा क्या, दिस इज एल मीन माइनस L1। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो एल मीन की वैल्यू 2.53 आई है, माइनस में L1 करेंगे तो 2.55 है। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें माइनस में आंसर मिलता है, लेकिन मॉड लगा है इसलिए हम इसका आंसर 0.02 लिखेंगे। एज इट इज़ मैं डेल्टा L2 निकालूंगा। डेल्टा L2 निकालने के लिए क्या किया जाएगा, डेल्टा L2 के निकालने के लिए एल मीन माइनस L2 एंड दिस वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर 2.53 माइनस ऑफ 2.51। इसकी वैल्यू जो है वो भी 0.02 आएगी, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड में अंदर प्लस माइनस प्लस में ही वैल्यू देता है। डेल्टा L3 निकालूंगा, दिस इज़ इक्वल टू 2.53 माइनस में 2.49 एंड दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू आएगी 0.04। डेल्टा L4 निकालूंगा, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.53 माइनस में 2.56 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास में आएगी 0.03। डेल्टा L5 दिस इज इक्वल टू 2.53 माइनस में 2.48, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू आएगी 0.05। डेल्टा L6 इज इक्वल्स टू 2.53 माइनस में 2.58 एंड दिस वैल्यू आएगी 0.05। सो बच्चों मैंने ये सबके डेल्टा निकाल लिए हैं। अब अगर मुझे डेल्टा एल मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सम कर दूँगा। तो सम कैसे करेंगे, 0.02, 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 प्लस 0.05
प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सम कर देते हैं। 5 5 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 2 21, तो 0.21 अपॉन 6 तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक तरीका देखिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 10 टू द पावर -2। जितना डेसिमल प्लेस हो उतनी माइनस पावर लगा लीजिए। 6 से कैंसिल करिए। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया। डेसिमल लगाइए। 18 लगाने के बाद में अब बचा यहाँ पर कितना 3, तो 6 5 जा वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 10 टू द पावर -2, या हम इसे लिख सकते हैं 0.035। सो डेल्टा एल मीन इक्वल टू 0.035 मीटर। बच्चों तो ये जो था वो था हमारे पास में क्या, मीन निकालना और मीन के साथ में एब्सोल्यूट एरर निकालना। तो एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.035 मीटर। नोट कर सकते हैं आप इसको। बच्चों अभी हम लोगों ने निकाला मीन लेंथ एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम जो तीसरा स्टेप है वो करने जा रहे हैं और इसका नाम है रिलेटिव एरर। तो थर्ड स्टेप का नाम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालना है। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए तरीका क्या है, तो आंसर है दोनों का रेशियो आता है, मतलब डेल्टा एल मीन डिवाइडेड बाई एल मीन अगर कर दिया जाए तो हमें रिलेटिव एरर मिल जाएगा। ये वैल्यू 0.035 आई है, ये वैल्यू 2.53 आई है। अगर मैं इसका डिवाइड करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसके 2 डेसिमल प्लेस हटा देते हैं तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेस हटा देंगे। 3.5 डिवाइडेड बाई 253, ये ऐसा लिख सकते हैं। और हम इसे चाहें तो इसे 350 लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं एंड 253 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास में 1.38 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। इनटू में 10 टू दी पावर -2, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.0138। दिस इज़ व्हाट रिलेटिव एरर 0.0138। फोर्थ वन जो हमारा है वो है कौन सा, दिस इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर लिखना है तो परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं भाई, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा एल मीन अपॉन एल मीन और मल्टीप्लाई में कितने का 100%। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज़ 138 इंटू 100%, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 138%। तो दिस इज़ आंसर। तो रिलेटिव एरर वैल्यू मिल गई, परसेंटेज एरर मिल गई, पहले मीन लेंथ और मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया। बच्चों शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा था कि इसमें अलग अलग वैल्यूज़ दे के रखी थी और इसमें हमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करी हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं।